टुडे सफर लाइव, BSN लाइव और नया दृष्टिकोण न्यूज में स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि सिवान नगर के प्रतिष्ठित महिला नेत्री अनीता सिंह के आवास पर हम लोग आए हुए हैं और हम बता दें कि आशा पार्टी जो माननीय नेताजी हैं RCP बाबू, उनकी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक महिला पर RCP बाबू ने भरोसा जताया और ये राष्ट्रीय महासचिव यानी कहीं ना कहीं मैडम का जो सामाजिक योगदान को देखते हुए ये पद से नवाजा गया है। और आपने देखा कि किस प्रकार पिछले महीने में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें 10 से ज़्यादा मीडिया वाले भी आए हुए थे। सारे पत्रकारों ने उसमें इनके जो प्रदेश के नेता आए थे, जिला के नेता आए थे, मुन्ना शर्मा जी आए थे, आपको जो भी लोग आए थे सबसे हम लोग बात किए और उस समय भी हम लोगों ने मैडम का इंटरव्यू निकाला। सबसे पहले हम तो 9 वर्ष की सबसे बड़ी शुभकामना देंगे नया दृष्टिकोण न्यूज़ की तरफ से, BSN लाइव और टुडे सफर सिवान लाइव की तरफ से। और सबसे पहले हम नगरवासियों के लिए 9 वर्ष की सबसे बड़ी मंगल कामना है। मैडम, 9 वर्ष पर क्या कहना चाह रही हैं? जी, आपको भी सबसे पहले आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और 9 वर्ष की मंगल कामना आप लोग को भी है। जितने भी मेरे सिवान वासी हैं, मैं उन लोग को भी शुभकामनाएं देती हूं कि 9 वर्ष मंगलमय हो। मेरा सवाल है कि मैडम, आज से दो दिन के बाद से युवा दिवस है और कहीं ना कहीं युवाओं ने आप पर भरोसा जताया। यूथ आपसे हमेशा मिलने के लिए आते हैं। मीटिंग में भी देखें कि यहाँ पर बहुत सारे यूथ आए थे, आपसे संवाद कर रहे थे, आपसे जुड़ रहे थे। तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि 2 दिन के बाद हमारे लोग के जो युवाओं के जो सबसे बड़े हृदय सम्राट रहे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का जयंती है 12 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और विचार से कौन नहीं जानता है, और मैं चाहूँगी कि उनके ही आदर्श और विचार अपनाएं तो बेहतर होगा। चलिए आदर्श और विचार को अपनाइए तो बेहतर होगा। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कहना था। और मात्र 39 साल के उम्र में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से दीक्षित होने के बाद आपने देखा कि लंदन और अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में भी किस प्रकार से स्वामी जी ने अपना जादू बिखेरा। और इसी क्रम में हमारा तीसरा सवाल रहेगा महिला नेत्री से कि देखिए मैडम, जो आज के हमारा राजनीतिक परिदृश्य है पूरा बदला सा नजर आ रहा है। हम लोग के जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका कहना है कि महिला शक्ति को आगे लाया जाए। इसके लिए आपने देखा कि बिहार में भी जो सूबे के मुखिया है उन्होंने 50% आरक्षण दिया कि महिला जिला परिषद में आए, महिला मुखिया में आए। लेकिन महिला को तो मुखिया बना दिया गया, लेकिन देखिए महिलाओं को कैसे फिर वहाँ बैक डोर पर ढकेला जा रहा है कि महिला के जो पति हैं वो प्रतिनिधि बन जा रहे हैं, महिला की तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, महिला को आगे आने नहीं दे रहा है। ऐसी नहीं है क्योंकि उनकी जो पत्नी है पढ़ी लिखी नहीं है, हाई एजुकेशन है, लेकिन ये लोग उस पद का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हो रहा है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सख्त लहजे में कहना था कि जो मीटिंग होगा, चाहे वो जिला परिषद का हो, मुखिया संघ का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, उसमें जनप्रतिनिधि ही जाएंगे, ना कि उनके प्रतिनिधि जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। इस पे खास करके महिलाएं, आप आदरणीय सबसे पहले लीजिए, आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी सबसे पहले 50% आरक्षण दिए पंचायत में। इसके लिए भी उनको मैं साधुवाद देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 33% आरक्षण दिया महिलाओं को। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ने में ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि महिलाएं आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। और मतलब इसको लेकर के महिलाएं काफ़ी हैं कि आखिर आरक्षण मिलने से क्या फ़ायदा कि हम महिलाएं सब आगे नहीं बढ़ रही हैं। राधे। लेकिन मेरे आदरणीय RCP सिंह जो हैं जी, वो महिलाएं देखा जाए तो आप महिलाओं की आधी आबादी है जी, और इस पे उनका पूरा फोकस है जी। चलिए खास जी चलिए, कहा जाता है शास्त्रों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ साक्षात नारायण पहुँचते हैं। तो देखिए, आप एक तरफ तो सम्मान दे दिए नारी को, लेकिन नारी को जो असली सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो उसको कचोट रहा है कि नहीं, हमको कुर्सी मिला और इस कुर्सी का दुरुपयोग दूसरे लोग कर रहे हैं। हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, नगर में अभी जो हमारी चेयरमैन है आदरणीय जिला परिषद की, यहाँ पर संगीता जी हैं,
नगर परिषद में एमपी गुप्ता है, तो इतने बड़े बड़े पद पर होने के बाद भी अगर ऐसी बात आ रही है, हमारी जो सांसद महोदया हैं विजया लक्ष्मी जी स्वयं महिला होते हुए सांसद हैं, पूर्व में कविता देवी सिंह वो भी सांसद रही हैं, लेकिन आखिर ऐसा बात क्यों बार बार आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ जा रहा है? हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा मैडम, अभी आप लोग चुनाव की मूड में जा रहे हैं और देखा जाए तो आशा जो आपका पार्टी है आरसीपी बाबू का, वो हर स्टेट में अपना अपना प्रतिनिधि चुन चुका है, बिहार हो, सिक्किम हो, बंगाल हो, क्योंकि आरसीपी बाबू एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, किसी से छिपा नहीं है। उनके ही मैंने देखा जाए कार्यकाल में तो जेडीयू ने कई बड़े बड़े पद को सुशोभित किया, चाहे लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने 16 सीट अचीव किया, उसके बाद देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में भी अच्छी मैंने पकड़ बना कर रखे रहे हैं। तो अब आप लोगों की तैयारी क्या है, क्योंकि अब आप भी एक राष्ट्रीय महासचिव हैं यहाँ की, तो आपका भी राजनीतिक दायित्व है। जी जी, हम लोग की राजनीति एकदम आप देख ही रहे हैं, इतना जल्दी आदरणीय क्योंकि संगठन में जेडीयू में जो पहले थे तो संगठन के रूप में ही वहाँ काम करते थे और उनका ही संगठन बनाया हुआ था, इतने सारे प्रकोष्ठ बने थे। आज देखा जाए तो जेडीयू में कितना प्रकोष्ठ है आप लोग पता कर सकते हैं जी। लेकिन ये दिवाली के दिन हम लोग की पार्टी की घोषणा हुई, आप सबकी आवाज आप लोग को भी पता होगा, 31 डेट था, 31 अक्टूबर था जी। उस दिन हम लोग की पार्टी की घोषणा हुई और इतना जल्दी लगभग 2 महीना हो गया, 2-2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया और इतना जल्दी संगठन बना है। लगभग अभी तक मेरे ख्याल से 25 या 26 प्रकोष्ठ बन गए हैं जी। उनका उद्देश्य है कि 65 प्रकोष्ठ पूरा अपना वो तैयार कर ले, लेकिन 26 प्रकोष्ठ बन चुका है और इतनी जल्दी संगठन मजबूत और इतने लोग जुड़ रहे हैं ये, और वो आप लोग से छुपा नहीं है। और ये मैं बताना चाह रही हूँ कि उनका इस बार की राजनीति जो 2025 की जो आ रही है बहुत दमदार होगी। चलिए, बहुत दमदार। इस चुनाव जो विधानसभा चुनाव है वो भी काफी नजदीक है और इस साल भी होने वाला है। क्या लग रहा है कि आप भी चुनाव लड़ेंगी विधानसभा? नेता का जो आदेश होगा वो हमें स्वीकार होगा। चलिए, नेता का जो आदेश होगा वो स्वीकार होगा। कहा जाता है कि एक बेटी 10 पुत्रों के समान होती है, एक जो बेटी है वो 10 बेटों के समान होती है, और जो अगर 10 बेटी के समान एक पेड़ होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी जो माननीय नेताजी हैं अनीता सिंह जी, इनका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मबल है, बिल्कुल ही बढ़ा हुआ है। और ये मैदान में महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में, जिस प्रकार से देखिए तो यहाँ 10 साल से केंद्र सरकार में राज चल रही है एनडीए की, और यहाँ 30 सालों से लगातार बिहार में देखा जाए तो 2 पार्टी अदला बदली कर रही है, उसके बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बिहार की जो भूमि है बहुत उपजाऊ भूमि है, अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाया जाए तो वो भी लगेगा, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इंडस्ट्री नहीं लग रही है? और आपकी सरकार आएगी तो क्या मैंने ऐसा कुछ होने की संभावना दिख रहा है क्या मैडम? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जोर भी देते हैं कि हम लोग का जो है कृषि प्रधान देश है जी। तो कृषि पे ही अगर किया जाए तो बहुत सा काम है जी। आज जो युवा जो जा रहे हैं बाहर, उनको जाने की जरूरत ही नहीं है ना जी। तो कृषि से रिलेटेड बहुत सी योजना है हम लोग को। चलिए, बहुत अच्छी बात। कार्य करने की अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। एक महापुरुष ने भी कहा था, राम तीर्थ महाराज जी ने, कि इस धरती को हिलाना है तो आपको इस धरती से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो अपने आत्मा की शक्ति को जगाने की। यही चीज मैडम का भी कहना है। पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष है, कहीं ना कहीं मैंने देखा जाए तो बहुत ही फास्ट ग्रो हुआ है पार्टी। दीपावली मैंने बीते हमको नहीं लग रहा है कि 2-2.5-3 महीना भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है वो हर प्रदेश में बन चुका है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं आरसीपी बाबू को ही दिया जा सकता है, क्योंकि वो जैसे कि जेडीयू में रहते हुए कार्य किए थे और उन्हीं के नाम पर जेडीयू का जो आगे का मैंने देखा जाए भविष्य भी सुधरा। आपने 16 सीट भी जीते हैं, उनको उस समय केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी का विस्तार जिस तरह से बढ़ते जा रहा है। ये तो पहले से संगठन का काम करते आए हैं और जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी सांगठनिक ढांचा को मजबूत करने वाले लोग ही हैं। अब जैसे कि हम लोग पिछले महीना दिसंबर में जो जिला की बैठक की है उसमें हम लोग एक प्रारूप तैयार किए थे। क्योंकि पहले से उनके साथ बैठना था, हम जानते थे किस आधार पर काम होता है, तो हम प्रारूप तैयार किया और उस प्रारूप पे काम किया। और उस प्रारूप में है कि 31 मार्च तक सिवान जिले में 8 विधानसभा है तो अमूमन 50,000 एवरेज यानी 4 लाख सदस्य बनेंगे और पूरे बिहार में करीब 1.25 करोड़। और इसी चीज़ को जो 3 जनवरी को जो बैठक हुई मुजफ्फरपुर में,
तो किसी कारणवश हम तो कुछ निजी कारणों से नहीं जा पाए, लेकिन अनीता जी गई हुई थी। और जब इनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इसी संगठनिक ढांचा पे ही बात किया कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इस पर हमारे नेता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए, बोले कम से कम चलिए हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और उसमें लक्ष्य था हमारा कि आने वाले मार्च अप्रैल मई तक हम लोग हर विधानसभा में एवरेज 50,000 नए सदस्य बना लें। चलिए, एवरेज 50,000 नए सदस्य बना लें 31 मार्च से पहले। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य है बिल्कुल ही बिहार का चरमरा चुका है। और देखा जाए तो आज के समय में हर कोई नौकर बनना चाह रहा है, कोई मालिक बनना नहीं चाह रहा है। नौकरी करना हर कोई चाह रहा है, लेकिन जॉब देने वाला कोई नहीं बनना चाह रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी हमारे देश में गुरुकुल हुआ करता था। आपने देखा कि भगवान श्री राम, जिनके हाथ में विद्या की रेखा था ही नहीं, उनके गुरुजी बोले तुम यहाँ से निकल जाओ, घर पर चले जाओ, तुम पढ़ नहीं सकते हो। तो उन्होंने देखा कि जब रास्ते में जा रहे थे, बहुत जोर के प्यास लगी, तो कुएं के किनारे कुछ महिलाएं घड़ा में पानी भर रही थी और मिट्टी के घड़ा पत्थर रखे रखे पत्थर घिस गया। वो देखे जब पत्थर घिस सकता है मिट्टी के घड़ा से, तो मेरा दिमाग क्यों नहीं घिस सकता है? तो उन्होंने उसी समय चाकू से अपना हाथ की लकीर बनाकर गुरुजी के पास गए कि नहीं गुरुजी मैं पढ़ूंगा। और वो उस समय व्याकरण के, संस्कृत के रचनाकार बने। तो सर आपको देखिए, तो बिहार में जो शिक्षा का स्तर है क्यों नहीं इसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है? क्या कारण है इसका? ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी सरकार में जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी है। शिक्षा पे काम हो ही नहीं रहा है, सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। और देखिए, इसी धरती पे एक फ्रांस एक देश है, वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं VVIP के रूप में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति शिक्षक होता है। और हमारे यहाँ शिक्षकों की क्या स्थिति हो रही है? जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उन पर देखिए जालियांवाला बाग दिखाई दे रहा है। आज पटना जो दिख रहा है जालियांवाला बाग का रूप दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस ठंड के मौसम में, पूस के महीने में पानी के बौछार दिया गया। क्या किए हम लोग? कौन सा अपराध कर दिए हैं वो लोग? और उसको पानी, सिर्फ न्याय ही तो मांग रहे हैं। किसी भी व्यक्ति हो या संस्था हो या सरकार हो, उसका इकबाल इसी बात पे होता है कि आप न्याय के प्रति कितने सजग। या दाढ़ी बाबा की उपजाऊ जमीन है जो शिक्षा का अलग जगह है, लेकिन उसके बाद भी सीवान का सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल नहीं बन पा रहा है। इसका क्या कारण है सर? भाई अब तो ये सवाल जो यहीं के नेता स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये जो स्वास्थ्य विभाग जो है ना, दलालों का अड्डा बना हुआ है। आज से ही नहीं, मुझे लगता है पिछले 20 सालों से। एक समय था कि एक नेता यहाँ हुआ करते थे, इनके डर से कुछ डॉक्टर्स लोग ढंग का इलाज करते थे। आज तो सिर्फ लूटने का है, यानी कहीं आपको लुटाना है तो डॉक्टर के पास चले जाइए। चलिए ठीक है, कहीं लुटाना है तो डॉक्टर के पास चले जाइए। कहीं ना कहीं जो ये महंगी जो इलाज हो रहा है, इस पर लगाम अगर नहीं लगा तो हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो जिला है और भी पीछे जाएगा। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, टुडे सफर लाइव, BSN लाइव, नया दृष्टिकोण, सिवान।